इसका ये क्वेश्चन है, द सेटलिंग वेलोसिटी या फिर पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड अपॉन। किसी अवसादन टैंक में कणों का बैठाव वेग क्या होता है, कणों की सेटलिंग वेलोसिटी क्या होती है सेडिमेंटेशन टैंक में, यानी किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे निर्भर करती है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है डेप्थ ऑफ टैंक, ऑप्शन बी कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ डेप्थ एंड सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो हमारी जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है किसी पार्टिकल की, वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया ऑफ टैंक के, वो उसके गहराई पे डिपेंड नहीं करती है। कैसे डिपेंड करती है हम आपको समझाते हैं एक सूत्र के द्वारा। सेडिमेंटेशन टैंक की जो दक्षता होती है उसका सूत्र होता है VS/V0। VS जो होता है ये हमारी होती है सेटलिंग वेलोसिटी, और V0 होता है ये हमारा ओवरफ्लो रेट या ओवरफ्लो वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम किसी भी टैंक का जब डिजाइन करते हैं तो उसकी 100% दक्षता मानते हैं। तो इसकी 100% दक्षता के लिए हमारा जो VS है, जो सेटलिंग वेलोसिटी है, वो V0 के बराबर होना चाहिए। V0 यानी ओवरफ्लो वेलोसिटी के जो है बराबर होना चाहिए। तो VS बराबर होता है हमारा Q/B/L, यानी जो V0 का सूत्र होता है वो होता है Q/B/L, और जो हमारा B/L है, B/L है, इसी को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो हमारा जो है ये VS है, अगर विसर्जन जो है कांस्टेंट हो जाए तो हमारा जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है B/L, यानी सरफेस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो सरफेस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है उसका एक और सूत्र है जो स्टोक्स ने दिया था। जो सूत्र है वो है G-1 × G/d²/18μ, जहाँ d जो है कणों की साइज है और न्यू जो है निरपेक्ष गतिक श्यानता है और g जो है विशिष्ट गुरुत्व है। तो यहाँ से जो हमारा सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो अनुक्रमानुपाती हो जाती है, कणों की साइज के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। तो आगे इस पे भी एक क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान देंगे। तो हमने देखा कि जो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी थी वो जो है व्युत्क्रमानुपाती हो रही थी सरफेस एरिया के, यानी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। गहराई पे सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, गहराई से कोई संबंध नहीं होता है। और सी कह रहा है बोथ, तो बोथ में गलत हो जाएगा, सिर्फ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीज इफ। कह रहा है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है, जो बैठाव वेग है कणों की, किसी सेडिमेंटेशन टैंक में जो बैठाव कणों का वेग है वो कब बढ़ेगा, कणों का बैठाव वेग कब बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन दिया है पार्टिकल साइज इज डिक्रीज, कह रहा है कि पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा तब। तो मैंने अभी आपको सूत्र बताया जिसमें जो हमारा VS है, जो सेटलिंग वेलोसिटी है, वो अनुक्रमानुपाती हो रहा है कणों की साइज के वर्ग के। यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीज, पार्टिकल साइज को कह रहा है डिक्रीज करेगा तब बढ़ेगा, ये गलत है, अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब है डिक्रीज करेगा तो सेटलिंग वेलोसिटी भी घटेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन है गलत हो जाता है। बी कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज, कह रहा है कि जो सरफेस टैंक की जो सरफेस एरिया उसको बढ़ने पे, अभी मैंने बताया था कि VS जो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है 1/B/L के, और B/L जो हमारा है ये सरफेस एरिया होता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये कह रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तब बढ़ेगा, यानी सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो घट जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी का डेप्थ ऑफ टैंक इज इंक्रीज, कह रहा है कि जो टैंक की गहराई है वो घटने को, तो मैंने बताया था कि टैंक की गहराई पे जो है सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, नन ऑफ द एबव। हमारा अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच द क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेकिंग पॉइंट इज नोन एज। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब क्लोरिनेशन हम ब्रेकिंग पॉइंट से अधिक करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी ब्रेकिंग पॉइंट होने के बाद भी जब हम क्लोरिनेशन करते हैं तो इस क्लोरिनेशन को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सुपर क्लोरिनेशन। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, यह जो है CAST काबुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक वो फिल्ट्रेशन से पहले करते हैं, जो फिल्ट्रेशन के लोड को कम करता है। एंड जब प्री क्लोरिनेशन करते हैं फिल्ट्रेशन के लोड को कम करने के लिए
रिक्लोरिनेशन का प्रयोग करते हैं। और इसका उपयोग सीएसटी कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन टैंक और फिल्ट्रेशन के पहले करते हैं। और इसमें जो डोज होता है क्लोरीन का वो होता है 5 से 10 ppm। पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है? इसे सामान्य क्लोरिनेशन भी कहते हैं, सामान्य क्लोरीनीकरण भी कहते हैं, जिसको जो है फिल्ट्रेशन के बाद यूज किया जाता है। इसमें जो है क्लोरीन की इतनी मात्रा होती है कि वह घरों तक पानी सुरक्षित से पहुंच सके। यानी पोस्ट क्लोरिनेशन में हम क्लोरीन की इतनी मात्रा रखते हैं कि जो हमारा पानी है वो सुरक्षित घरों तक पहुंच जाए, यानी रास्ते में कहीं भी कंटामिनेट ना हो। और तीसरा दिया है कि डबल क्लोरिनेशन। डबल क्लोरिनेशन कब करते हैं? जब पानी बहुत ही दूषित हो, जब पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो जाए तब हम डबल क्लोरिनेशन करते हैं। डबल क्लोरिनेशन में प्री क्लोरिनेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन दोनों करते हैं। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? जब क्लोरीनीकरण में कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण और पैथोजेंस दोनों समाप्त अर्थात पूर्ण हो जाएं, यानी क्लोरीनेशन में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाए और पैथोजेंस मर जाएं, तो इस समय बचे क्लोरीन के बिंदु को जो है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। यानी जब पैथोजेंस और कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाए तो इस समय जो क्लोरीन अवशेष बचता है, इस पॉइंट को ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। और जब ब्रेक पॉइंट के ऊपर हम क्लोरीनेशन करते हैं या ब्रेक पॉइंट के बाद हम क्लोरीनेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सुपर क्लोरीनेशन। सुपर क्लोरीनेशन हम क्यों करते हैं? यह सिस्ट और ई हिस्टोलिटिका जैसे पैथोजेंस मतलब होते हैं हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। और एक होता है हमारा डीक्लोरिनेशन। जब क्लोरीन की अधिक मात्रा हो जाए तो उस मात्रा को कम करने के लिए, जैसे क्लोरीन जब हम पानी में क्लोरिनेशन करते हैं तो जब क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम जो है डीक्लोरिनेशन करते हैं। इसमें इस विधि में हम क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को मिलाकर या फिर कुछ जो है रासायनिक तत्वों को मिलाकर जो है डीक्लोरिनेशन करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट, उसके बाद होता है सोडियम बाईसल्फेट, फिर सोडियम सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और एक्टिवेटेड कार्बन भी उपयोग करते हैं डीक्लोरिनेशन में। याद रखिएगा एक्टिवेटेड कार्बन जो डीक्लोरिनेशन और ऑडर यानी जो गंध होता है उसको दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा था ब्रेक पॉइंट से अधिक जब होता है क्लोरिनेशन तो इसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। हमारा अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट। कह रहा है कि ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर है उसमें जो है क्लोरीन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? वो होती है हमारी 30 से 35%। आइए कुछ क्लोरीन के बारे में भी जान लेते हैं। हम क्लोरीन को पानी में क्यों मिलाते हैं? क्लोरीन को पानी में मिलाया जाता है उसमें हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए, और इसको जो फिल्ट्रेशन के बाद में सामान्यतः यूज किया जाता है। तो देखते हैं क्लोरीनीकरण जो है हमारा कब जो है ज़्यादा प्रभावी होता है और इसमें और क्या क्या होते हैं। तो जब अधिक तापमान पर रोगाणुनाशन दक्षता बढ़ जाती है। कह रहा है कि जब पानी का टेम्परेचर अधिक होता है तो जो हमारा क्लोरीनीकरण है, यानी जो हमारा क्लोरीन है वो जीवाणुओं के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण जो है रोगाणुओं को मारने में जो है आसानी होती है और जल्दी से रोगाणु मर जाते हैं। यानी हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो क्लोरीन है वो, अगर हम कम मात्रा में क्लोरीन का उपयोग कर रहे हैं तब भी जो है हमारे जीवाणु ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे। नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रोगाणुओं को जो है मार सकते हैं। उसके बाद दिया है पीएच वैल्यू अगर 8 से कम है, यानी अगर पानी का पीएच मान 8 से कम है तो रोगाणुनाशन दक्षता जो है बढ़ जाती है। यानी अगर पीएच का मान, जो पानी के पीएच का मान 8 से अगर कम रहता है तो हमारी जो रोगाणुनाशन दक्षता है वो बढ़ जाती है, यानी क्लोरीन जो है अच्छी अभिक्रिया करेगा अगर 8 से कम है। तो अगर 8 से अधिक हो जाता है, 8 से अधिक का मतलब ये क्षारीय अगर हो जाता है तो हमारी जो रोगाणुनाशन दक्षता है वो जो है घट जाती है। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो पीएच मान है अगर 5 से 7 के बीच में है तो जो है हमारा ये क्लोरीनेशन वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी पीएच मान अगर 5 से 7 के बीच में है तो क्लोरीनेशन क्रिया ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है।
इसके बाद आगे कह रहा है कि घरेलू जल आपूर्ति के लिए सामान्यतः क्लोरीन की मात्रा, घरेलू जल आपूर्ति के लिए सामान्यतः क्लोरीन की जो मात्रा होती है 0.5 से 2.5 kg पर मिलियन लीटर ली जाती है। कितना ली जाती है? 0.5 से 2.5 kg पर मिलियन लीटर ली जाती है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर में जो है 30 से 35% क्लोरीन होता है। जो हमारा फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन की मात्रा 30 से 35% होती है। आगे कह रहा है कि हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड आयन में, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड आयन में जो है क्लोरीन की मात्रा जो होती है वो होती है 60 से 70%। आप इसे भी याद रखेंगे कि हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड आयन में क्लोरीन की मात्रा 60 से 70% होती है। आप इन सबको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन भी सकते हैं और आगे आपको गुप्ता में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और डिटेल में बताने की यही उद्देश्य है कि इससे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनको भी बता देते हैं ताकि आपको आगे के पेपर्स में हेल्प हो जाए। तो हमारा जो है फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन की जो परसेंटेज होता है वो होता है 30 से 35%। हमारा अगला क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का जो ट्रीटमेंट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है प्री क्लोरिनेशन, कह रहा है कि प्री क्लोरिनेशन कहते हैं, गलती से प्री क्लोरिनेशन नहीं कहते हैं। बी कह रहा है सुपर क्लोरिनेशन, हमने देखा इसे सुपर क्लोरिनेशन भी नहीं कहते हैं। और सी कह रहा है डी क्लोरिनेशन, यानी क्लोरिनेशन को हटाना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है हाइपोक्लोरिनेशन, तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही होगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर से पानी का ट्रीटमेंट करना हाइपोक्लोरिनेशन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, द सुटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर इज। कह रहे नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल मेथड होगा स्विमिंग पूल के पानी को रोगाणु रहित करने के लिए, यानी रोगाणुनाशन के लिए, स्विमिंग पूल के पानी के रोगाणुनाशन के लिए कौन सी विधि ज़्यादा सुटेबल होगी? ऑप्शन ए दिया अल्ट्रा वायलेट रेज ट्रीटमेंट, बी कह रहा है लाइम ट्रीटमेंट, सी कह रहा है बाय यूजिंग द पोटेशियम परमैंगनेट, और डी कह रहा है क्लोरिनेशन यानी क्लोरिनीकरण। तो हमारा जो क्लोरिनीकरण है इसको अगर हम यूज करेंगे स्विमिंग पूल में, उसमें तैरने वाले लोगों की आंखों में जलन होगी, इसलिए हम क्लोरिनेशन यूज नहीं करते हैं। सी कह रहा है कि बाय यूजिंग द पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का अगर हम यूज करते हैं तो इसके लिए हम पानी को कम से कम 48 घंटे तक छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो है 99% बैक्टीरिया को मारता है और 100% हैजा वाले जीवाणुओं को जो है ये मारता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवा भी बोलते हैं। और इसको हम पानी में तब तक मिलाते हैं जब तक पानी का रंग गुलाबी न हो जाए। तो अब इसे भी याद रखेंगे, लेकिन हम इसका यूज जो है स्विमिंग पूल में नहीं करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है लाइम ट्रीटमेंट, चूना मिलाएंगे, अगर हम जो स्विमिंग पूल में चूना मिलाएंगे तो इसमें प्रेसिपिटेट और छिप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं स्विमिंग पूल में। और एक कह रहा है अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा जो है हम स्विमिंग पूल के पानी का ट्रीटमेंट करते हैं। इसका जो है कॉन्टैक्ट पीरियड होता है सिर्फ जो है 15 सेकेंड होता है, 15 सेकेंड, जिसमें 100% बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। आप इन सब तथ्यों को भी याद रखेंगे, डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है जो हमने बताया। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज फॉर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो केमिकल रासायनिक तत्व है जिसका यूज हम डीक्लोरिनेशन के लिए करते हैं, यानी जब क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कौन से केमिकल का यूज करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसमें सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और एक्टिवेटेड कार्बन था। देखते हैं विकल्प में क्या दिया। पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है। बी कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से तो और बढ़ जाएगा। सी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं सल्फर डाइऑक्साइड सही होगा। डी कह रहा है क्लोरामाइंस, ये भी गलत है, क्लोरामाइंस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। इन क्लोरिनेशन with the rising in temperature of water the death rates of bacteria।
कह रहा है कि क्लोरीनीकरण क्रिया में अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो बैक्टीरिया के मरने की जो दक्षता है, वो दर है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी या फिर अनइफेक्टेड रहेगी। तो मैंने आपसे बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लोरीन की अभिक्रिया करने की दर जो है वो बढ़ जाती है। जो क्लोरीन है या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं तो क्लोरीन की अभिक्रिया करने की दर बढ़ जाती है, यानी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसमें जो है बैक्टीरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा मारेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा कि इंक्रीज, यानी बैक्टीरिया के मरने की दर जो है वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू हायर pH वैल्यू द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर इफिशियंट क्लोरीनेशन एट लोअर pH वैल्यू। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर पानी का जो pH है वो ज़्यादा है, यानी हायर pH वैल्यू, ज़्यादा pH मान है, यानी हम मान लेते हैं कि अगर उसका pH मान मान लेते हैं कि वो 8 से अधिक है। कह रहा है द कॉन्टैक्ट पीरियड इज रिक्वायर्ड एफिशिएंट क्लोरीन एट द लोअर pH। कह रहा है कि हायर pH की अपेक्षा जो लोअर pH मान होगा उसमें जो है उसके लिए कॉन्टैक्ट पीरियड क्या होगा, अधिक होगा या कम। तो हम जानते हैं कि जब लोअर pH वैल्यू होगी यानी 8 से कम होगा तो हमारा जो क्लोरीन है वो अभिक्रिया तेजी से करेगा, यानी जब अभिक्रिया तेजी से करेगा तो यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को मारेगा। और जब pH वैल्यू यानी pH मान जब अधिक होगा तो हमारे जो क्लोरीन की अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। जब अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी तो कांटेक्ट पीरियड यानी पानी में जो है उसका कांटेक्ट पीरियड पानी के टच में क्लोरीन की मात्रा को जो है ज़्यादा देर तक रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो है हायर pH वैल्यू की अपेक्षा अगर लोअर pH वैल्यू पे हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हमारा जो कांटेक्ट पीरियड होगा वो कम होगा, यानी स्मॉलर होगा ना कि लार्जर। यानी हम कम समय में, यानी अगर लोअर pH वैल्यू है तो कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी इज। कह रहा है कि रोगाणु नाशन दक्षता जो है कैसे बढ़ेगी या फिर क्या होगी, ये पूछ रहा है इसमें। तो पहला कह रहा है कि रिड्यूस्ड एट द हायर pH वैल्यू ऑफ द वाटर। कह रहा है कि अगर pH वैल्यू, अगर पानी का जो pH वैल्यू है वो ज़्यादा है तो ये रोगाणुनाशन दक्षता जो है घट जाएगी। यानी कह रहा है कि अगर पानी का जो pH वैल्यू है वो ज़्यादा है, 8 से मान लीजिए 8 से ज़्यादा है, तो कह रहा है कि रोगाणुनाशन दक्षता जो है घट जाएगी। सही बात है, जब ज़्यादा होता है तो हमारा क्लोरीन जो है अभिक्रिया कम करता है, क्लोरीन अभिक्रिया कम करेगा तो रोगाणुनाशन दक्षता जो है घट जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बी कह रहा है अनइफेक्टेड बाई pH वैल्यू। ये गलत है क्योंकि हमें पता है कि 5 से 7 के बीच में pH होने पे क्लोरीन जो है सबसे अच्छी अभिक्रिया करता है। ऑप्शन सी कह रहा है इंक्रीज्ड एट द हायर pH वैल्यू ऑफ वाटर। कह रहा है कि अगर इसकी, कह रहा है कि जब पानी का pH मान सबसे ज़्यादा होगा तब जो है इफिशियंसी बढ़ेगी। ये गलत है, हायर pH वैल्यू पे तो इसका जो है इफिशियंसी की मान घट जाती है। डी कह रहा है हाईएस्ट एट pH वैल्यू इक्वल टू 7। कह रहा है कि अगर pH वैल्यू 7 हो तो जो है सबसे ज़्यादा जो है डिसइंफेक्शन होगा। ये भी गलत है क्योंकि मैंने बताया 5 से 7 के बीच में जब होता है तब इसकी जो है रोगाणुनाशन दक्षता सबसे अच्छी होती है, और ये जो है सिर्फ 7 कह रहा है, 7 के बराबर है तब, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है। इसलिए ऑप्शन है सही है, रिड्यूस्ड एट द हायर pH वैल्यू ऑफ द वाटर। यानी ज़्यादा pH वैल्यू होगी अगर पानी की तो इसकी डिसइंफेक्शन क्षमता जो है वो घट जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन, इन लाइम सोडा प्रोसेस। ये लाइम है, इन लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है। पहला कह रहा है ओनली कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव। तो लाइम सोडा प्रोसेस में होता क्या है कि लाइम जो है कार्बोनेट हार्डनेस को जो है कम करता है और सोडा जो है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कम करता है। तो देखते हैं क्या दिया विकल्प। पहला कह रहा है ओनली कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव। कह रहा है केवल कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करेगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी कह रहा है ओनली नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कह रहा है केवल नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को दूर करेगा, ये भी गलत। सी कह रहा है कि लाइम रिड्यूसेस द कार्बोनेट हार्डनेस एंड सोडा एस रिमूव द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस।
कह रहा है कि जो हमारा लाइम है वो कार्बोनेट हार्डनेस को कम करेगा और जो सोडा ऐस है वो हमारा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कम करेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि लाइम इंक्रीज द कार्बोनेट, ये गलत है। और इस प्रोसेस में जो प्रेसिपिटेट होते हैं, जो अवक्षेप होते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैंने भी बताया था कि लाइम से जब पानी का प्रक्रिया कराते हैं तो उसमें अवक्षेप जो होते हैं, अवक्षेप मतलब जो कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होते हैं, उनकी जो है मात्रा जो है नीचे बहुत ज़्यादा बैठती है। और अगला क्वेश्चन, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग इज दैट। और क्वेश्चन कह रहा है कि लाइम सोडा प्रोसेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा हानि इसकी क्या है जब पानी को जो है सॉफ्ट करते हैं। तो इसका मैंने अभी बताया, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप सबसे ज़्यादा बनाता है, जिससे जो टैंक की सफाई कर हमें बहुत जल्दी बार बार करनी पड़ती है। ऑप्शन ए कह रहा है इट इज अनसूटेबल फॉर टर्बिड एंड एसिडी वाटर, गलत है, ये इसके लिए सूटेबल होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। बी कह रहा है ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच क्रिएटेड ए डिस्पोजल प्रॉब्लम, कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अवक्षेप को बनाता है जिससे हमें डिस्पोजल यानी इसको निपटान में जो है समस्या आती है। तो मैंने अभी बताया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। सी कह रहा है इन्फ्लुएंट कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो हार्डनेस, कह रहे जीरो हार्डनेस तक जो है नहीं कर सकता है, तो ये भी जो है गलत होगा। डी कह रहा है इट इज अनसूटेबल फॉर सॉफ्टनिंग वाटर ऑफ एक्सेसिव हार्डनेस, कह रहा है ज़्यादा हार्डनेस होने पे जो है ये अनसूटेबल होता है, ये जो है सूटेबल होता है, क्योंकि हमने देखा कि ये लाइम जो है कार्बोनेट हार्डनेस और सोडा जो है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यानी दोनों हार्डनेस को ये जो है आराम से दूर कर लेते हैं, इसलिए ये बहुत ही सूटेबल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वाइडली यूज फॉर एल कंट्रोल, कह रहा इनमें से कौन सा जो रासायनिक तत्व है, जो कंपाउंड है, वो यूज किया जाता है शैवालों को कंट्रोल करने के लिए। शैवाल या जिसको हम बोलते हैं काई को दूर करने या फिर शैवाल को दूर करने के लिए हम कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं हम एल्गी को कंट्रोल करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर, जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसको किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है डिसइंफेक्शन, रोगाणुनाशन में। बी कह रहा है रिमूविंग द हार्डनेस, कठोरता दूर करने में। सी कह रहा है रिमूविंग द ऑर्डर, गंध दूर करने में। डी कह रहा है रिमूविंग द कोरेसिवनेस, यानी जो क्षरण होता है उसको दूर करने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी होगा। जो हमारा एक्टिवेटेड कार्बन है वो गंध को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। और एक जगह और कहाँ यूज किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, हमारा एक्टिवेटेड कार्बन यूज किया जाता है डीक्लोरिनेशन में भी। अगला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप द स्टील पाइप आर, कह रहा है कि जो कास्ट आयरन या ढलवा लोहे की जो पाइप है उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी अपेक्षा जो स्टील पाइप हम यूज करें उसकी सामर्थ्य क्या होगी, यानी स्टील पाइप की सामर्थ्य कास्ट आयरन पाइप की तुलना में क्या होगी। तो स्टील पाइप जो हमारी होती है वो कास्ट आयरन की तुलना में बहुत ही मजबूत होती है, क्योंकि कास्ट आयरन जो है भंगुर होता है और ये आसानी से ज़्यादा झटके नहीं सहन कर पाता है। तो हमारा जो स्टील होता है वो कास्ट आयरन से मजबूत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन था सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलरली ग्रोइंग टाउन इज। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जब हम पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पानी को जब हम वितरण करते हैं पानी का, तो हम उस टाउन के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, कौन सा लेआउट रहेगा जो टाउन जो है इरेगुलर बसा हुआ है। यानी जब कोई टाउन इरेगुलर यानी अनियमित या पुराने टाइप का जो टाउन होता है उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट होता है वो कैसा होता है, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हम डेड एंड सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम मतलब इसमें क्या होता है कि ये मेन पाइप गई रहती है,
इसमें क्या होता है, जो हमारे टाउन होते हैं वो इरेगुलर बसे होते हैं, यानी इनके घर जो है किसी सूटेबल पैटर्न में नहीं रहते हैं, यानी किसी का घर इधर तो किसी का घर इधर, मतलब एक जगह जो है ये नहीं रहते हैं। तो अगर हम ये मेन पाइप से अगर ये सब्सिडरी पाइप ले जाते हैं, इसमें क्या होता है, कभी घर इधर है तो इधर जाएगी पाइप, फिर इधर जाती हैं, फिर इधर जाती हैं, फिर इधर जाएंगी, यानी जैसे जैसे घर होता है वैसे वैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है। तो इसलिए हम इस सिस्टम को ट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि पेड़ की तरह जो इधर का उधर शाखाओं की तरह बटा होता है। और जो हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम होता है, ये यूज होता है जो आधुनिक कस्बे जो बसाए जा रहे हैं, जो एक रेगुलर तरीके से बसाए जा रहे हैं, उसके लिए हम ग्रिड आयरन सिस्टम का यूज करते हैं। रेडियल सिस्टम में क्या होता है कि किसी कस्बे को कई भागों में बांट देते हैं, और इसमें किसी मेन पाइप से, ये जो है मेन पाइप हैं, इनके द्वारा क्या होता है, हर एक क्षेत्र में एक जो है टैंक बैठा दिया जाता है, जहाँ पे पानी जो है ये मेन पाइप से आता है, स्टोर होता है इनमें, और फिर यहाँ से हम यहाँ आसपास के क्षेत्रों में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसलिए ये जो रेडियल यानी इसको परिधि दिशा में हम करते हैं, इसलिए हम इसको रेडियल सिस्टम कहते हैं। और हमारा डी है रिंग सिस्टम, रिंग या सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मेन पाइप होती है, ये जो है सर्कुलर सिस्टम यानी गोला टाइप का होता है, और ये इधर से पानी का निकास होता है, और बीच में जो एक कस्बे होते हैं इनको जो है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। और पानी जो ये साइड साइड से ऐसे आता है, और इस बीच यानी इसमें जो पानी का प्रवाह होता है सतत रूप से चारों तरफ बना रहता है। और इस विधि में जो है फायर डिमांड के लिए जो पानी की आवश्यकता है वो सबसे अच्छी पूरी होती है। आगे क्वेश्चन ये भी आएगा कि फायर डिमांड के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है, कौन सा लेआउट है, तो वो होता है हमारा रिंग सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। और ये पूछे कि रेगुलर बसे हुए टाउन के लिए, यानी जो सुव्यवस्थित ढंग से जो टाउन बसे उसके लिए, तो उसके लिए यूज होता है हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम। और अगला क्वेश्चन है, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज विच वाटर फ्लो टूवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पानी है आउटर पेरिफेरी की तरफ जो है प्रवाहित हो रहा है, तो किस प्रकार का हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो रेडियल सिस्टम होता है, इसमें जो है रेडियस की दिशा में या त्रिज्यीय दिशा में या फिर बाहरी दिशा में कह सकते हैं, परिधि दिशा में आउटर पेरिफेरी की तरफ जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा रेडियल सिस्टम। यानी आउटर पेरिफेरी की तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका वो जो यूज होता है रेडियल सिस्टम में। और अगला क्वेश्चन, द सूटेबल लेआउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ए सिटी विथ रोड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। कह रहा है कि कोई हमारा शहर वो रेक्टेंगुलर यानी आयताकार शेप में जो है बसा हुआ है, तो इसके लिए जो सूटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, यानी पानी के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करेंगे तो वो कौन सा होगा। तो हमारा जो ग्रिड आयरन सिस्टम होता है वो सूटेबल बसे हुए शहरों या फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न पे होता है। ये रेक्टेंगुलर टाइप में बना होता है, रेक्टेंगुलर टाइप में बसे हुए शहरों के लिए ग्रिड आयरन सिस्टम का जो है उपयोग करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर वाटर सप्लाई पाइप विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बिगिन स्ट्रॉन्ग एंड easily corrode and long life but heavier and brittle is। क्वेश्चन कह रहा है वाटर सप्लाई के लिए जो हम कॉमनली पाइप यूज करते हैं वो कौन सा है जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका गुण है कि वो मजबूत है लेकिन आसानी से जो है उसका करोजन नहीं होता है, यानी क्षरण उसका आसानी से नहीं होता है, और इसकी लाइफ जो है अधिक होती है, लॉन्ग लाइफ। और कह रहा है ये भारी होती है और ब्रिटिल होती है, भंगुर और भारी होती है। मैंने बताया था कि जो कास्ट आयरन है वो ब्रिटिल होती है, भंगुर होती है, और ये मजबूत भी होती है। इसकी लाइफ जो है लगभग 100 वर्ष ली जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन जो पूछा है उसके लिए आंसर हमारा जो होगा वो होगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या है, मजबूत है, वो आसानी से क्षरण इसका नहीं होता है, इसकी लाइफ जो है बहुत अधिक होती है, और ये भारी होता है और भंगुर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जांच के लिए जो हार्डी क्रॉस मेथड होता है उसमें क्या किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है इन्वॉल्व सक्सेसिव ट्रायल, क्रमिक जांच करते हैं। बी कह रहा है टेक्स इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स इनटू अकाउंट, मितव्ययिता के पहलुओं पर ध्यान देते हैं। सी कह रहा है इज टाइम कंज्यूमिंग, यह बहुत ज़्यादा समय लेता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जांच के लिए। तो हार्डी क्रॉस मेथड जो हमारा होता है वो सक्सेसिव ट्रायल विधि पे जो है निर्भर करता है, और सी ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें जो है मितव्ययिता के पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए और सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द डोमेस्टिक सप्लाई निगलेक्टेड एंड फायर डिमांड इज कंसीडर्ड इज। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जांच की विधि में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम किस विधि में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जांच जब करते हैं तो डोमेस्टिक सप्लाई या जो घरेलू पानी को निगलेक्ट कर देते हैं और फायर डिमांड को जो है जोड़ते हैं, यानी फायर डिमांड को कैलकुलेट कर देते हैं। फायर डिमांड मतलब जब आग लग जाती है तो जो पानी की आवश्यकता होती है तो उस डिमांड को फायर डिमांड बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम किस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डोमेस्टिक सप्लाई और घरेलू सप्लाई को निगलेक्ट कर देते हैं और फायर डिमांड को जोड़ते हैं। तो वो हमारी विधि होती है सर्कुलर मेथड, आप इसे याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ वाल्व विच इज provided to control the flow of water in the distribution system at street corner and where the pipeline intersect। क्वेश्चन कह रहा है कि हम किस प्रकार के वाल्व का उपयोग करते हैं पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसी भी स्ट्रीट यानी गली के कॉर्नर कोनों पर और जहाँ पानी जो पाइप होता है जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे यूज करते हैं। एंड जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है कि हम किस वाल्व का यूज करेंगे किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब वो कोई पाइप जो है किसी कॉर्नर पे या फिर स्ट्रीट में मुड़ रही हो, या फिर जहाँ दो पाइपें आके आपस में मिलती हैं जो पानी को कंट्रोल करता है। तो पानी को कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व यूज किया जाता है वो होता है हमारा स्लुइस वाल्व। वाल्व को ही हम गेट वाल्व भी बोलते हैं, इसी को गेट वाल्व बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं शट ऑफ वाल्व। शट ऑफ वाल्व भी इसको बोलते हैं। और इसको पाइपलाइन के प्रत्येक मोड़ पर 150 से 300 मीटर की दूरी पे 300 मीटर दूरी के अंतराल पे प्रदान करते हैं। स्लुइस वाल्व को जो पानी को कंट्रोल करता है और जहाँ पे जब दो पाइपें मिलती हैं वहाँ पे और स्ट्रीट के कॉर्नर पे दिया जाता है। चेक वाल्व को ही हम बोलते हैं रिफ्लक्स वाल्व, या इसी को बोलते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व या वन वे फ्लो वाल्व। यानी इसमें क्या होता है पानी एक डायरेक्शन से पाइप की दूसरे डायरेक्शन में जाता है लेकिन फिर दूसरे डायरेक्शन से पानी वापस नहीं आता है, तो इसे हम चेक वाल्व बोलते हैं। और सी कह रहा है सेफ्टी वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व को ही हम सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व को सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। जब पाइप में जल आघात हो जाता है, वाटर हैमरिंग हो जाती है, तो पाइप के फटने की संभावना अधिक होती है। तो पाइप की सुरक्षा के लिए हम सेफ्टी वाल्व या प्रेशर वाल्व का उपयोग करते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व का उपयोग करते हैं। स्कोर वाल्व किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम ड्रेन वाल्व। यानी जब यह जो है पाइपलाइन के अंत में प्रोवाइड किया जाता है, ये भी स्लुइस वाल्व की तरह ही होता है लेकिन पाइप के अंत में निचले बिंदु को प्रदान किया जाता है जिससे पाइपलाइन में एकत्रित अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है स्कोर वाल्व आर प्रोवाइडेड। स्कोर वाल्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? स्कोर वाल्व या इसी को हम बोलते हैं ड्रेन वाल्व, मैंने अभी बताया इसको प्रोवाइड किया जाता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंत में। इसको प्रायः प्रोवाइड किया जाता है डेड एंड सिस्टम या फिर ट्री सिस्टम में इसको प्रदान किया जाता है।
ऑप्शन ए कह रहा है एट स्ट्रीट कॉर्नर टू कंट्रोल द फ्लो, कह रहा है कि स्ट्रीट के गली के कॉर्नर पे जहाँ पे जो प्रवाह है उसको कंट्रोल करता है। ये गलत है। प्रवाह के कंट्रोल करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा गेट वाल्व, या इसी को हम बोलते हैं स्लुइस वाल्व। बी कह रहा एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड इन टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर दैट में कलेक्ट देयर, कह रहा है कि प्रत्येक डिप्रेशन यानी जहाँ पे ढाल होता है और डेड एंड सिस्टम जो यूज करते हैं उसमें वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने बताया था कि डेड एंड सिस्टम इसको प्राय यूज किया जाता है, जो पानी को जो है बाहर निकालता है, जिसमें सिल्ट, एल्गी और भी जो तत्व होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं पाइप के लास्ट में जो बैठ जाती हैं, उसको निकालने में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी कर एट द फुट ऑफ राइजिंग मेन स्लोप एंड स्लोप टू प्रिवेंट द बैक रनिंग फ्लो वाटर, कह रहा है कि जो पीछे प्रवाहित वाटर आता है उसके लिए हम यूज करते हैं रिफ्लक्स वाल्व, जिसको मैंने अभी बताया था वन वे फ्लो वाल्व कहते हैं। और डी कह रहा है एट द एवरी समिट ऑफ राइजिंग मेंस, कह रहा है कि जो मेंस पाइप है उसके उठान पे, प्रत्येक उठान पे जो यूज किया जाता है, ये भी गलत है। तो हम उसको यूज कहाँ करते हैं, स्कोर वाल को यूज करते हैं डेड एंड सिस्टम में, उसके लास्ट में यूज करते हैं जो गंदे पानी को बाहर निकालता है। और अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ वाल्व विच अलाउज वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, कह रहा है किसी एक दिशा में पानी को प्रवाहित होने के लिए किस प्रकार का वाल्व जो है प्रयोग करते हैं। तो वन डायमेंशन के लिए मैंने बताया था कि वन डायरेक्शन के लिए जो यूज करते हैं वो होता है हमारा रिफ्लेक्स वाल्व, इसी को बोलते हैं चेक वाल्व या वन वे फ्लो वाल्व बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए सीवर दैट रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड, कह रहा है कि कोई सीवर है जो एक से अधिक यानी ज्यादा घरों के पानी को जो है एब्जॉर्ब करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, या फिर किसी सीवर में कई घरों के सीवर को गिराया जाता है। तो जिस सीवर में कई घरों के सीवर को गिराया जाता है उस सीवर को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लैटरल सीवर। और जब किसी एक घर से सीवर लाइन निकलती है, यानी किसी एक घर का सीवर निकलता है या डोमेस्टिक सीवर जो निकलता है, उस सीवर को हम बोलते हैं हाउस सीवर। और जब यही सीवर यानी कई घरेलू सीवर किसी दूसरे सीवर लाइन में जाके गिरते हैं तो उसे हम बोलते हैं लैटरल सीवर। और लैटरल सीवर जिसमें जाके गिरता है उसे हम बोलते हैं ब्रांच सीवर, और ब्रांच सीवर जिसमें जाके गिरता है उसे बोलते हैं मेन सीवर या ट्रंक सीवर। उसके बाद आता है हमारा आउटफॉल सीवर, और लास्ट में आता है रिलीफ या ओवरफ्लो सीवर। एंड जो लास्ट में जो हमारा सीवर लाइन होता है उसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो या फिर रिलीफ सीवर, जहाँ से हम सीवर को बाहर निकाल देते हैं, सीवेज को बाहर निकाल देते हैं या फिर डिस्पोजल में यूज कर देते हैं। ए पाइप कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ ए सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर और पॉइंट ऑफ इमीडिएट डिस्पोजल इज कॉल्ड, कह रहा है किसी एक बिल्डिंग से कॉमन सीवर में, किसी एक सिंगल बिल्डिंग से किसी कॉमन सीवर में जो हम सीवेज का डिस्पोजल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने बताया कि अभी किसी हाउस या किसी बिल्डिंग या डोमेस्टिक सीवेज जो होता है उसको जब किसी कॉमन सीवर में जब गिराते हैं तो उससे हम बोलते हैं, जब कॉमन सीवेज में गिराएंगे तो उसे हम बोलेंगे लैटरल सीवर। लेकिन जब डोमेस्टिक से आ रहा है या फिर किसी बिल्डिंग से जिस सीवर के माध्यम से ये कॉमन सीवर में गिराया जाता है तो इस सीवर को हम बोलते हैं हाउस सीवर। ऑप्शन ए सही होगा। यानी जो बिल्डिंग से वेस्ट लाने वाला सीवर होता है उसे हम हाउस सीवर बोलते हैं। हाउस सीवर जिस सीवर में गिरता है उसे लेटरल सीवर, और लेटरल सीवर जिस सीवर में गिरता है उसे ब्रांच सीवर बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज इंडियन स्टैंडर्ड। भारतीय मानक के अनुसार जो पानी की खपत है वो पर हेड पर डे कितना होती है।
तो भारतीय मानक के अनुसार जो पानी की खपत है वो पर हेड पर डे होती है 135 लीटर। अगला क्वेश्चन है सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन फॉर। जो सीवरेज सिस्टम होता है वो कितने साल के लिए डिजाइन किया जाता है। जो हमारा पूरा सीवरेज सिस्टम होता है वो डिजाइन किया जाता है 25 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर्स इज प्रीफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंबाइंड सिस्टम है उसके लिए किस प्रकार के सीवरेज सिस्टम का जो है हम उपयोग करते हैं, किस प्रकार के सीवर का उपयोग करते हैं। कंबाइंड सिस्टम कहने का मतलब है जिस सीवर में जो है हमारा वर्षा का पानी और सैनिटरी सीवेज यानी घर का डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज यानी ये सारे सीवेज किसी एक ही पाइप के माध्यम से अगर जा रहे हैं तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम के लिए जो हमारा यूज़ किया जाता है वो होता है एग शेप्ड सीवर। एग शेप्ड सीवर में जो है हम कंबाइंड सिस्टम का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से वर्षा का पानी और सैनिटरी सीवेज दोनों जो है बहता है या फिर उसमें सीवर जो है सीवर में जो सीवेज जो है गिराया जाता है। अगला क्वेश्चन है द सूटेबल सिस्टम ऑफ सैनिटेशन फॉर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद लेस इंटेंसिटी। कह रहा है कि किसी क्षेत्र में जो वर्षा है वो कम तीव्रता से हो रही है तो हम इसके लिए किस प्रकार के सीवर सिस्टम का उपयोग करेंगे। अगर वर्षा किसी क्षेत्र में लेस इंटेंसिटी यानी कम तीव्रता से हो रही है उसके लिए जो हम सीवर यूज करेंगे वो होता है कंबाइंड सीवर। हमारा अगला क्वेश्चन है द वाटर कैरी सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि जब जो सीवेज होता है यानी वेस्ट वाटर सिस्टम में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कलेक्ट करने के लिए हम कलेक्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो कह रहा है कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होना चाहिए। तो पहला कह रहा है इज चीपर इन इनिशियल कॉस्ट देन ड्राई कंजर्वेशन सिस्टम। कह रहा है इसका जो प्रारंभिक जो है कास्ट है यानी जो मूल्य है वो कम होना चाहिए ड्राई सिस्टम की अपेक्षा। बी कह रहा है रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल यानी इसको डिस्पोजल करने से पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। सी कह रहा है क्रिएटेड हाइजीनिक प्रॉब्लम। कह रहा है एक हाइजीनिक प्रॉब्लम को ये क्रिएट करेगा। डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं डिस्पोजल करने से पहले ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उसमें जो हानिकारक पदार्थ हैं जैसे गैसें हैं या फिर टॉक्सिक एसिड है विषैली गैसें हैं उनको जो है हम पहले निकाल सकें और जो हमारा पानी जो है दूषित ना हो यानी जो हमारा वेस्ट सीवेज हो वो कम दूषित हो। इसलिए हम उसको डिस्पोजल करने से पहले ट्रीटमेंट करते हैं। ऑप्शन भी सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 90 क्वेश्चन, 60 से लेकर 90 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपके लाइक्स जो 100 के एबव जाएंगे तो हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।